नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत से संबंधित हालात पर एक अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर हालात की समीक्षा की। देश भर में ऑक्सीजन की महामारी की तमाम खबरों के बीच ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम मंत्रालयों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि किस तरह देश भर में ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिठाने के लिए हर मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं और राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर इसे सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि आपूर्ति घटने न पाए। पीएम ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, किस तरीके के दिशा निर्देश इसमें दिए गए और इस बैठक के बाद कितनी उम्मीद लगाई जाए जो दिक्कतें अस्पतालों में हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी से वो दूर होंगी? देखिए, दिक्कतें हैं और जिस तरह से किल्लत बढ़ गई थी और अस्पतालों को चिंता थी कि कुछ घंटों में उनकी ऑक्सीजन का जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी खासे चिंतित थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अभी बुलाई है। इसमें तमाम मंत्रालय, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट के हों, होम मिनिस्ट्री की हों, तमाम आला अधिकारियों की अभी बैठक ली है। 2-3 चीजें उसमें खुलकर सामने आई हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला कि कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए पिछले कुछ हफ्तों में जिसकी किल्लत हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 3 स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहले एक तो प्रोडक्शन बढ़ाया, जितने भी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इसका स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम राज्य सरकारों के साथ मिलकर बढ़ाया जाए, जिसके लिए आज गृह मंत्रालय और गृह सचिव ने एक आदेश इसके लिए जारी भी कर दिया है। तीसरा, कि कैसे ऑक्सीजन के सपोर्ट को हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंचाया जाए। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है तमाम अधिकारियों के साथ। और जो सुझाव है उसमें सबसे बड़ा सुझाव है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन को कैसे तेजी लाई जाए, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहा था। और उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को रेलवे के द्वारा, क्रायोजेनिक टैंकर्स जो हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है, जो खाली हो जा रहे हैं उनको वापस प्लांट तक। ये तमाम चीजें हैं जिनको जिसको कहा जाए स्पीडी तरीके से, बहुत तेज तरीके से अस्पतालों तक और राज्यों तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री की चिंता यही थी क्योंकि किल्लत बहुत बढ़ रही है। अमिताभ, देखिए यहाँ पर जरा ये भी जानकारी अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि ये भी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसमें तो दिक्कत आ ही रही है। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है जिसकी वजह से किल्लत बढ़ी है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, सिर्फ सप्लाई में प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की भी कमी अब हो रही है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो है, तभी तो इनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात हो रही है, इनके इंपोर्ट की बात शुरू हो गई है। आपको याद होगा अभी कई दवाइयों के लिए भी अभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और कस्टम ड्यूटीज घटाई गई हैं। तो जो प्रोहिबिशन जो था सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का, जिसके ऊपर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, वो तमाम जो रुकावटें थी वो अब दूर कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार को उम्मीद है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बैठक ली है इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, इसको राज्य सरकारों तक पहुंचाने के लिए और राज्य सरकारों के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। लॉजिस्टिक्स पर ज्यादा चर्चा हुई है आज की बैठक में और प्रधानमंत्री ने उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। जो होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत प्रधानमंत्री ने भी दी है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक और यहाँ पर इस बैठक में कई चीजें कही गई हैं कि किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाई जाए और यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी चर्चा हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच राजधानी दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेतहाशा कमी हो रही है और ऑक्सीजन के लिए तमाम अस्पताल हर तरह के उपाय करने को मजबूर हैं। दिल्ली में पश्चिम विहार के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन देने का आग्रह किया है। इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर ने अपने पत्र में साफ लिखा कि उनके अस्पताल में 81 मरीज
आईसीयू में भर्ती हैं और सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन ही उनके पास बची है। ऐसे में अगर जल्दी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में तमाम जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में इंस्टीट्यूट ने कहा कि 19 अप्रैल से उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली है। दिल्ली के कई अस्पताल अभी भी ऑक्सीजन की समस्या का सामना कर रहे हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। आलम तो यह है कि कई अस्पतालों में बस चंद घंटे के लिए ही ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। ये जरा 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की है। दिल्ली का शांति मुकुंद हॉस्पिटल, जहां 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और यहां ऑक्सीजन महज 2 घंटे की ही बची है। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी टला नहीं है। गुरुवार को कुछ अन्य अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया ताकि तुरंत उन्हें मदद मिल सके। दिल्ली के ही सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भी ऑक्सीजन को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मची रही। उधर दक्षिणपुरी के नजदीक अंबेडकर हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करने को मजबूर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल किसी को भी भर्ती करने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आने वाले तमाम मरीजों को केवल ऑक्सीजन की जरूरत है। उधर द्वारिका में पुलिस मणिपाल हॉस्पिटल में फरीदाबाद से आए ऑक्सीजन के टैंकर को मुहैया कराने में मदद करते दिखाई दिए। कई अस्पतालों ने अदालत से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की भी अपील की है। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां के कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बताया गया कि वहां अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची, जिसके बाद अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती तुरंत रोक दी गई है। 70 सेक्टर, फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फ़ोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम नया मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। और अब बात दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल की, जहां ऑक्सीजन की कमी ने वहां के सीईओ को भावुक कर दिया। शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ अपने यहां सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बचे होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल को मदद की सख्त जरूरत है और ये बात कहते कहते वो भावुक हो गए। मैं हम्बली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे कुछ नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मेरे को जितनी जल्दी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी उनको इनॉक्स वालों को फ़ोन किया, बोले रात को 9 बजे देंगे। वो रात को 9 बजे देंगे, ठीक है। मैं इस समय पेशेंट को क्या करूँगा अगर ऑक्सीजन नहीं है। मैं जिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि देवर हेयर फॉर पिकनिक, देवर सफरिंग। शांति मुकुंद हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, वी रिग्रेट वी आर स्टॉपिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई आर नॉट कमिंग। मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर नए मरीजों की जो भर्ती है वहाँ पर रोक दिया गया है। दिल्ली में किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस बोर्ड को देखकर, इस अस्पताल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर, स्टाफ हूँ मैं। ये बोर्ड लगा है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ नहीं है। कब से नहीं है? अभी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं है, अभी तो चल रही है ऑक्सीजन जो भी है थोड़ी बहुत। उसके बाद हमें नहीं पता लगी। कुल कितने मरीज हैं अंदर? ये मुझे नहीं पता है, उनको अंदर वाला को पता है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है। ये लोग बताएंगे अंदर के लोग। तो ये अस्पताल के अंदर के लोग हैं। हमने अंदर कोशिश की है पता करने से, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अभी नहीं बोल रहा है। लेकिन इस तरीके का बोर्ड लेकर यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड की मार एक और है। पेशेंट्स की जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है और अब ऑक्सीजन जो सप्लाई है वह बाधित हो गई है। इस वजह से मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं दिल्ली के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। सरोज अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। अपनी याचिका में अस्पताल ने कहा कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी है और कोर्ट आइनॉक्स को 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दे। अस्पताल ने याचिका में कहा कि उनके यहां 70 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जिनकी जान को खतरा है।
तो बकायदा अस्पताल ने कोर्ट में याचिका डाली है और ये कहा कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 घंटे की ही बची है और ऐसे में जो क्रिटिकल सिचुएशन पर लोग हैं वो आखिरकार कैसे जी पाएंगे, इसलिए कोर्ट पर भी याचिका ये कोर्ट पर डाली गई है। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोरोना की वजह से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया क्योंकि जिस तरीके से केसेस देश में बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब अमरनाथ यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन था वो बंद कर दिया गया, यानी अब यात्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया क्योंकि संख्या बढ़ रही है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एक तरफ अस्पतालों में दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन कई जगहों पर खत्म होने की नौबत आ गई है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये एहतियाती कदमों में भी आएंगे जो ये कदम अब उठाए जा रहे हैं। और इसके तहत देखिए, कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पवन, देखिए, कोविड के मामले जिस तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं उसके साथ जम्मू कश्मीर में भी रोजाना जो मामलों की बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि फिलहाल जो पंजीकरण है अमरनाथ यात्रा का वो रोक दिया जाए और जब हालात सुधरते हैं उसके बाद जो बैठकें होंगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि पंजीकरण को फिर से स्टार्ट करना है या नहीं। लेकिन फिलहाल पंजीकरण आज से रोक दिया गया है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। नजर बनाए रखिए। तो यानी अमरनाथ यात्रा पर यह बड़ी खबर थी कि अमरनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था फिलहाल स्थिति को देखते हुए अभी बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत थी। केंद्र ने इससे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध भी किया है। कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं ऑक्सीजन पार दिल्ली और हरियाणा के बीच जारी खींचतान पार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विराम लगा दिया। उन्होंने दिल्ली को 140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने और समस्या के खत्म होने का दावा किया। केजरीवाल का फोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है, कि आगे भी ठीक मेंटेन रहा है। मतलब जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज़्यादा दिक्कत आती है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके राज्य की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई परेशानी न होने का भरोसा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन पर उनसे राज्य के हालात जाने और ऑक्सीजन की कोरोना से एकजुट होकर लड़ने को कहा। कल शाम को मेरी बात हुई है और प्रधानमंत्री जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियाँ ठीक मेंटेन रहें और ये उनका ये की कहना था कि हबड़-दबड़ नहीं बचनी चाहिए और केवल हम कोई एक प्रांत के लोग हैं ये इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये महामारी पूरे देश के लिए है, पूरे बल्कि विश्व के लिए भी है, लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहाँ का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए तो वो भी कोटा पूरा करें।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उद्योगों के चालू रखने का दावा किया। उन्होंने कोरोना के खतरे के बीच उद्योगों को बंद करने की आशंका को खारिज कर दिया। मेरा कहना है कि हम उद्योग के नाते से सबको विश्वास दिला रहे हैं कि उद्योग लगातार चलते रहेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जितनी आवश्यक सावधानियां बरतने की है वो हमने सबको निर्देश दिए हैं कि वो सावधानी जरूर बरतें। मास्क है, कीप डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फर्स्ट एड की व्यवस्थाएं वो भी हम रखेंगे, अस्पतालों में बेड्स वगैरह सारा कुछ रखेंगे। लेकिन किसी चलते हुए उद्योग को बिल्कुल बंद करना ये हमारी योजना में, प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ थोड़ा निवेदन रहेगा कि भीड़ के इलाके में लोग कम से कम जाएं, या भीड़ के समय में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन बरतनी होगी तो थोड़ा समय के लिए पार्शल कोई उसके ऊपर बंद लगाना पड़ेगा, लगाएंगे। कल से सोचा है कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। मास्क के बाद इस महामारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है वैक्सीन। अपनी देसी वैक्सीन पर अब एक ऐसी खबर है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाली है। भारत में बने देसी टीके कोवैक्सीन पर आईसीएमआर ने स्टडी की और इसमें पाया गया कि ये वैक्सीन हर प्रकार के कोरोना पर बहुत असरदार है। आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आया कि कोवैक्सीन के कई वेरिएंट के खिलाफ लड़ने में ये सक्षम है। और इतना ही नहीं, इस स्टडी में ये भी कहा गया कि कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से लड़ने की भी क्षमता रखती है। यानी महामारी को जड़ से मिटाने में ये देसी बाहुबली वैक्सीन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कोरोना की ये लहर पहली लहर से ज्यादा संक्रामक, ज्यादा घातक और ज्यादा जानलेवा है। कोरोना की ये लहर चली है कोरोना के नए स्ट्रेन और कई वेरिएंट से। साल 2020 के मुकाबले 2021 में फैली कोरोना लहर बिल्कुल अलग है। मरीजों में 2020 का कोरोना वायरस तो पाया ही जा रहा है, इसके साथ नए स्ट्रेन वाला वायरस भी भारत में फैल रहा है, जो कि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भारत आया है। वायरस हर मरीज में नए नए तरीके से बर्ताव कर रहा है और सबसे खास बात यह है कि प्रारंभिक कोविड-19 ने अपने लक्षण नहीं बदले, लेकिन कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है और यही वजह है कि ये अब अधिक घातक हो चुका है। वायरस के बदले रूप ने देश के सुधरते हालात को एकदम से बिगाड़ दिया है। हर ओर कोरोना का कोहराम है, लेकिन देश में विकराल रूप धारण करते इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए देसी बाहुबली तैयार हो चुका है। ये है कोरोना का टीका कोवैक्सीन। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कोवैक्सीन पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी करते हुए आईसीएमआर ने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के कई वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। जांच में पता चला है कि कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी असरदार है। लंबे शोध के बाद आईसीएमआर और एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के कई वेरिएंट अलग किए हैं। इनमें यूके वेरिएंट का B117, ब्राजील वेरिएंट का B1128, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का B1351 शामिल है। शोध में पता लगा कि इन सब पर कोवैक्सीन असरदार है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की बनाई गई कोवैक्सीन अब तक एकमात्र देसी वैक्सीन है। इस देसी बाहुबली की ये ताकत कोरोना महामारी को हराने में बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट उम्मीदों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मरीजों पर यह टीका 78% असरदार है और गंभीर रूप से कोरोना के मरीजों पर यह 100% तक असरदार है। यानी कोरोना का मरीज अगर गंभीर तौर पर भी बीमार है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। इस रिपोर्ट के अंतिम नतीजे जून के महीने में आएंगे। 1 मई से वायरस के विरुद्ध टीका युद्ध और बड़े पैमाने पर छेड़ दिया जाएगा। देश में अब तक 13 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, जबकि कुछ करोड़ वैक्सीन अभी भी स्टॉक में है। अब तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त टीके दिए हैं। 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वालों को टीका लगाने का अभियान छेड़ा जाएगा। इस कोटे में भी केंद्र सरकार सभी राज्यों को 50% टीके मुफ्त देगी। 18 बरस से ऊपर
के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो पांचवा सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वायरस के विरुद्ध युद्ध में टीकाकरण की बड़ी भूमिका के बारे में देश को बता चुके हैं। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोवैक्सीन के कोरोना के हर स्ट्रेन पर असर के बाद इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कदम उठा रही है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर पर कहर बनकर टूटने वाला है अपना देसी टीका कोवैक्सीन। कोरोना से महाराष्ट्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत सख्त नियमों की घोषणा की, जो अब 22 अप्रैल से यानी आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। नए नियमों के मुताबिक एक से दूसरे जिलों और शहरों में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ ही आ सकेंगे। लोकल ट्रेन, मेट्रो और बसों में आम आदमी यात्रा नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं में शामिल लोग ही कर सकेंगे। अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के अंदर होगा। कोई भी समारोह 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा 25 लोग शामिल हो पाएंगे। कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में आज रात से कोरोना कर्फ्यू के नए नियम लागू होने को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। स्टेशन पर एक ही एंट्री का द्वार होगा और बाहर जाने के लिए भी एक ही रास्ता होगा। इस दौरान स्टेशन पर भीड़ हो या अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े यात्री एक दूसरे से संपर्क में ना आए, इसके लिए स्टेशन कंपाउंड में एग्जिट स्टिकर लगा दिए गए हैं और ट्रेनों से उतरने के बाद यात्री उसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा काउंटर से ही टिकट मिलेगा, वो भी वैलिड आईडी कार्ड होने पर। साथ ही आरपीएफ और जीआरपी लगातार माइक पर यह घोषणा करते रहेंगे कि कल से सिर्फ एक एंट्री गेट होगा, जहां से अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, बाकी के गेट बंद रहेंगे। हमारे संवाददाता दिवाकर सिंह ने मौके का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में राज्य सरकार ने आज से आम आदमियों के एंट्री पर बैन लगा दिया है और सिर्फ इसेंशियल सेवाओं से जुड़े लोगों को ही 1 मई तक यात्रा करने की अनुमति लोकल ट्रेनों में होगी। इस आदेश को देखते हुए रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? पहली चीज ये कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट ये रहेगा जहां से लोग अभी आते दिख रहे हैं। एंट्री पॉइंट यहाँ रहेगा और इसी एंट्री पॉइंट पर आपका आईडी कार्ड चेक होगा। अगर आप इसेंशियल सेवाओं से जुड़े हैं तो आपको एंट्री मिलेगी लोकल में यात्रा करने के लिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ से एंट्री पॉइंट होगा। रेलवे की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, एंट्री पॉइंट के बाद जब आप स्टेशन जाएंगे तो आप अपने घरों की तरफ जाएंगे, फिर उस तरफ से आएंगे अपने दफ्तर, तो यहाँ पर उतरने के बाद आपको यहाँ से नहीं बल्कि जो सामने आपको ये गेट दिख रहा है वहाँ से एग्जिट होगा। और इसके लिए बाकायदा रेलवे ने तमाम जो खंभे हैं वहाँ पर एग्जिट का बोर्ड लगाया है कि आप स्टेशन पर उतरने के बाद इसी रास्ते से जो है आप जो है बाहर जाएंगे। पहली चीज़, यहाँ पर जब आप उतरेंगे तो आपका तब भी आई कार्ड चेक होगा। ऐसा रेलवे का कहना है कि आई कार्ड के चेक करने के दौरान अगर कोई फर्जी यात्रा करते हुए पाया जाता है, इसेंशियल सेवाओं के अलावा लोग पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है कि तमाम जगहों पर तमाम जो पोल्स हैं उस पर एग्जिट का बोर्ड रेलवे ने लगाया है। लास्ट गेट तक जो पोल्स है वहाँ पर एग्जिट का बोर्ड लगाया गया है। जो भी इसेंशियल सेवाओं से जुड़े लोग होंगे उनको सिर्फ काउंटर से टिकट मिलेगा। जो काउंटर्स रेलवे की तरफ से खोले जाएंगे उसी काउंटर से टिकट मिलेगा। आई कार्ड देखने के बाद इसी तरह की व्यवस्था
हर स्टेशन पर होगी। महाराष्ट्र के नासिक से एक बार फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। नासिक में एक अस्पताल में एक महिला अपने पति को कोरोना का इलाज दिलवाने पहुंची। महिला के पति की हालत बेहद खराब थी और वो अस्पताल में मदद मांगती रही, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक महिला के पति ने दम तोड़ दिया। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नासिक में देखिए एक महिला पहुंचती है अपने पति को इस आस में कि अस्पताल पहुंचेगी, उसका पति का इलाज वक्त पर हो पाएगा और उसकी जान बच पाएगी, लेकिन वहां पर पति ने महिला की गोद पर ही दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। इस केस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया गया। एहतशाम खान की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस और केंद्र शासित राज्यों पर केंद्र की सलाह न मानने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कोरोना की दूसरी लहर के बारे में केंद्र ने राज्यों को सचेत रहने और कोरोना से जंग लड़ने की कई सलाहें दी, मगर कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र की सलाह पर अमल नहीं किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के तहत राज्यों को केंद्र ने जनवरी 2021 में ही कोरोना से लड़ने और उसकी दूसरी लहर के बारे में आगाह कर दिया था। बाद में कई सलाहकारों के साथ सलाह मशवरा भी हुआ, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन्होंने कुछ नहीं किया।